गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 14 अप्रैल 2025 की न्यूज की, और थोड़ा सा आज हल्का सा डिले हुआ है, ठीक है। और अभी जो है थोड़ी देर में आपको ये जो आज का करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जितने भी आज क्वेश्चन है वो सारे महत्वपूर्ण है। फीफा को लेकर के हमने थोड़ा डीप में डिस्कशन कर दिया है। जब हमको लगता है रिक्वायरमेंट है या कोई पॉइंट ऐसा आया जिसको हाईलाइट करने की नीड है, तो फिर उसको डेफिनेट हम डीप में करते हैं ना। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्लास ऐसी रहेगी जो आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलवा देगी ना। चलिए आइए बात करते हैं और यहां पर देखते हैं। बात करते हैं 14 अप्रैल 2025। वैसे तो अंबेडकर जी की जयंती भी होती है, 134 नंबर जयंती बनाई गई, बट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो कोई मतलब नहीं है। 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ध्यान रखेंगे। देखिए, दो तरीके से कोई भी गेम होते हैं जनरली, एक महिलाओं के लिए होता है और एक पुरुषों के लिए होता है। उसमें भी कुछ एज वाइज रहता है, अंडर 17, अंडर 20, ठीक है। कुछ ऐसे भी गेम होते हैं। तो मतलब कहने का फीफा का जैसे ये है कि हेडक्वार्टर पूछ सकता है। जो फीफा है तो फेडरेशन ऑफ, फुल फॉर्म इसका एक बार तो देख लेंगे, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच। ये कहां पड़ेगा ज्यूरिच? ये पड़ेगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, बात क्लियर है ना। और अगर हम बात करें कि ये कितने वर्षों पे होता है तो ये 4 इयर्स, ठीक है। एक बार एग्जाम में यही पूछा गया था कि फीफा गेम का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 इयर्स। फीफा का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वैसे भी जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन सबके हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग एग्जाम में। हमने कहा जैसे एनटीपीसी वगैरह में हो गए, एएलपी वगैरह में, रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा क्या इसका राइट आंसर? क्या इसका राइट आंसर? अमेरिका, या यू कैन से दैट यूएसए। राइट, क्लियर हो गया ना। चलो आइए इसकी व्याख्या करते हैं और आपको हम थोड़ा समझाते हैं डीप में इसके बारे में, फीफा की क्या है कहानी। देखिए, फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत 1991 से हुई, ये ध्यान रखेंगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी इतिहास जैसे पूछे जाते हैं, जैसे भी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला, मान लो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे तो क्या होगा, 4-5 शिफ्ट में पेपर करवाएंगे वो, या 4-5 दिन में पेपर हो सकता है आपका करवाए, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो 1991 से हुई, और इसका जो पहला आयोजन है वो चीन के द्वारा किया गया था, यानी चीन इसका होस्ट था। और अमेरिका ने क्या किया, नॉर्वे को हराकर ये खिताब जीता। ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वुमेन्स फीफा कप की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। ये अभी हम सबसे लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 2023 में हुआ, तो अगला जो फीफा होगा कब होगा? 2027 में होगा, राइट। जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता। बात समझ में आई नहीं आई? इसके अलावा क्या है, इसका 10वां संस्करण, ध्यान रखेंगे 10th नंबर का जो संस्करण है वो 2027 ब्राजील में होगा। मतलब कहने का है जो भी हमने 2023 की बात की, ये जो एडिशन है वो 9 नंबर का है। इसके अलावा क्या होगा, इसका 12वां संस्करण 2035 में ग्रेट ब्रिटेन में होगा, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स शामिल होंगे। समझ बात आई नहीं आई? इसका मतलब अभी जो हमने बात की है 2000 तो 31 की, इसका मतलब ये संस्करण कौन सा होगा? ये 11वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए में। बात क्लियर है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग पॉइंट क्या है। यहां लिखा है कि फीफा कप, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फीफा कप स्पेशली, ठीक है, फीमेल नहीं मेल की बात करते हैं। मेल ग्रुप मतलब पुरुषों के लिए बात करते हैं। फीफा पुरुष, ठीक है, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 से हुई। ये ध्यान रखेंगे 1930 से हुई। तब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, या आप कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसके अंडर में या गुलाम थे। तो जाहिर सी बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसकी वजह से दो बार क्या हुआ, फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, यानी 1942 और इसके अलावा जो है 1946, 2 बार गैप हुआ है। इसके बाद गैप नहीं है। 1930 से हुई। पहले वर्ल्ड कप का आयोजन उरुग्वे ने किया। ध्यान रखेंगे, मतलब उरुग्वे जो है ये आपको कहां पड़ेगा, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है।
सॉरी साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो उरुग्वे ने किया। अब जो है मतलब उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर ये खिताब जीता। तो कई बार पूछा गया, मैंने क्वेश्चन देखा है कि पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था या किस देश की टीम ने जीता था, तो इसका आंसर है उरुग्वे। आयोजन किसने किया, मतलब उरुग्वे ने किया। जीता कौन, मतलब उरुग्वे। हराया किसको, अर्जेंटीना को। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण, ठीक है, 2022 में कतर दोहा में हुआ। ये ध्यान रखेंगे, कहां पर हुआ, कतर दोहा में हुआ। अब इसके अलावा क्या है, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता। बात समझ में आई, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं। फीफा का 23वां संस्करण 23 नंबर का 2026 में कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे ना। और 26 में ही जो नंबर ऑफ टीम है ये भी हम लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन वैसे पीसीएस में आया है कि नंबर ऑफ टीम जो फीफा में खेलती है वो 32 है, या कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी संख्या 32 होती है। अब इस बार क्या होगा, 32 नहीं होगा, 48 कंट्री फुटबॉल जो खेलते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। किसमें, फीफा का 23वां संस्करण 23 नंबर का जो ट्रेडिशन है 2026 में होना है, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में। फीफा का 24वां जो मतलब संस्करण है वो 2030 में होगा, मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, ये 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे। होता क्या है कि एक कंट्री पे इतना बर्डन ना पड़े, यही वजह है 2-3 कंट्री मिलकर होस्ट करते हैं ना। फीफा का 25वां जो संस्करण है वो 2034 सऊदी अरब में होगा, ठीक है, अभी बहुत दूर की बात है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम, ध्यान रखेंगे। अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम। पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला है, उनका नाम है लियोनेल मेसी, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना से। भारत में जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर की भूमिका है, वही लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना में भूमिका है। पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो यूरोपियन फुटबॉल क्लब के लिए, ध्यान देंगे, पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो यूरोपियन फुटबॉल क्लब के लिए खेले थे, मोहम्मद सलीम इनका नाम है, पश्चिम बंगाल से हैं। पहले भारतीय फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉलर जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका नाम है पीके बनर्जी, 1961 में। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले और एकमात्र फुटबॉलर कौन है, सुनील छेत्री। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्पेशली जहां पर थोड़ा सा जैसे स्टैटिक जी के बेस क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना। चलिए, अब इसके बाद ये बात हो गई फीफा की। हमें लगता है आपको समझ में आना चाहिए फीफा, और क्लियर भी होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब इसमें ऑप्शन हमारे कई सारे दिए गए, राइट आंसर है 12 अप्रैल। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस के थे, ये ध्यान रखेंगे। पहले व्यक्ति कौन है, मेजर यूरी गागरिन। हालांकि बहुत कम समय में ही इनकी मृत्यु हो गई, इनका जो है प्लेन क्रैश हो गया, 34 इयर्स की एज में मर गई। जो 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम मानव थे, ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने ओस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा की थी, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अंतरिक्ष से उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा, रूस, इसका नाम है स्पुतनिक 1, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आगे भी इनके आने की संभावनाएं पूरी पूरी बनी हुई है। तो ध्यान रखेंगे, वो एक ओस्टक 1 जिससे वो गए, मेजर यूरी गागरिन, बचपन में पढ़ा होगा हम लोगों ने, मेजर यूरी गागरिन, और स्पुतनिक 1 रूस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमने देखा है पीसीएस आरओ वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ओटावा, ठीक है, या वियना का जो सम्मेलन है, या टोक्यो है, या पृथ्वी सम्मेलन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर है लैंड माइन प्रतिबंध है, बाकी तो भी ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे। ओटावा कन्वेंशन, जिसे माइन बैन संधि के नाम से जानते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो एंटी पर्सनल लैंड माइन के इस्तेमाल, भंडारण, उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है। ये संधि दिसंबर 1997 में अपनाई गई, फिर मार्च 1999 में लागू हुई, ठीक है। अभी 5 देशों ने इससे बाहर होने की घोषणा की, यही करंट इंपॉर्टेंट है। एक फिनलैंड है, एक लाटविया है, एक पोलैंड है, एक एस्टोनिया है, और एक लिथुनिया या लिथुनिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसी वजह से ये चर्चा में पेपरों में है और कोई वजह नहीं है, वरना तो समझ सकते हैं 1997 में फॉर्म हुआ, 1999 में लागू हुआ, तो अभी एकदम से कहां चर्चा में आ गए। तो ये 5 देशों ने इसको लेफ्ट किया है, इसी वजह से ओटावा सम्मेलन चर्चा में है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाल ही में बिरसा मुंडा को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने के लिए नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर मिजोरम है। बाकी भी ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले आप खुद ट्राई कर लिया करो, हमें कितने क्वेश्चन का आंसर पता होता है। अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म या पेपर से कैसे भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये भी एक आइडिया हो जाएगा। ये 4 दिवसीय त्योहार 8 से 11 अप्रैल तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बिरसा मुंडा को सम्मान और उनकी 150वीं जयंती मनाना है। बिरसा मुंडा झारखंड के मुंडा ट्राइब के फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो इन्हीं संबंधित है, या इनका जन्मदिन है इसको। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस के दौर में मनाया जाता है बिरसा मुंडा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। लिखा है कोलासल बायोसाइंसेस किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर ओल्फ की प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कार्यक्रम अमेरिका के द्वारा किया गया है और ये कंपनी देखा होगा कुछ ऐसी ही प्रजातियों पर काम करती है जो विलुप्त हो गई या विलुप्त होने की कगार पे है, कि कैसे उनको रोका जाए, कैसे उनको बचाया जाए। इस कंपनी ने हाल ही में 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके डायर उल्फ जो भेड़िए होते हैं कि विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। अब समझदार है आप लोग कि यमराज क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, या जो कुछ भी करेंगे पृथ्वी के लोग करेंगे ना। साइंस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये आपको और देखने के मौके मिलेंगे आगे चल के ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है जिसका नाम है थॉमस कुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर है कार्तिक आर्यन। जो विद्यार्थी देखते हैं वो कमेंट करेंगे थॉमस कुक जो है ये किस देश की कंपनी है, इतना बता देना है ना, यही कमेंट करना है आपको। और कार्तिक आर्यन के बारे में सभी लोग परिचित हो, ठीक है, फिल्मी एक्टर है। और इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में सांबा वथल को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर तमिलनाडु से है। ठीक है, जीआई का मतलब ग्लोबल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत, जो किसी एक उपज की, फसल की या किसी भी वस्तु की एक भौगोलिक पहचान होती है और उसको 10 साल के लिए जो है मिलता है, फिर उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। भारत सरकार ने भी लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 10,000 जीआई टैग करने का लक्ष्य है और हमें लगता है ये उसी में मुहिम जारी है और ये आपको मिलते रहेंगे आए दिन ऐसे क्वेश्चन ना। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या है। ये विरुधु नगर तमिलनाडु की एक मिर्च है। ये अपने लाल रंग, अलग स्वाद और कम तीखेपन के लिए जानी जाती है। इसे दक्षिण भारत में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में वारंगल तेलंगाना की चपाता मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, चपाता मिर्च का भी क्वेश्चन जो है मतलब आ सकता है आपके पेपर में। इसके अलावा हमारा जो है तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल जो है एक्सेलरेटर अभियान लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे WEF, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा WEF। ये हमें पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो हमारे यहाँ बिजनेस समिट का आयोजन भी करते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पड़ेगा ब्रुसेल्स। ठीक है, यानी जो है सॉरी जनेवा और स्विट्जरलैंड। WEF इसकी बैठक जो है वो दावोस में होती है हर साल। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WEF हो जाएगा। भारतीय युवाओं को कौशल और रोजगार के लिए तैयार करना, ये अभियान स्किल इंडिया मिशन के तहत आता है। ये ध्यान रखेंगे। जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का व्यापक कार्यक्रम है। हमें इसकी समझ होनी चाहिए। बात क्लियर है ना? अब इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी ताहर की गणना शुरू की? वैसे भी जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो आपने देखा होगा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक तक इनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं दिखती है। तो ये क्वेश्चन अभी एनडीए के एग्जाम में भी मतलब पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर केरल है यहाँ पर। और केरल में देखा होगा एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। अब क्या लिखा है? नीलगिरी ताहर एक पहाड़ी बकरी है। ध्यान रखेंगे बकरी की ही प्रजाति है, वैसे ही दिखती भी है, थोड़ा सा
जो नॉर्मल बकरियां हैं थोड़ा उससे डिफरेंट लगेगी आपको, जो भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल में। इसे नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहाड़ी बकरी जिसको भी हमने नीलगिरी ताहार कहा, ये एक लुप्त प्राय प्रजाति जिसे IUCN, ठीक है, IUCN द्वारा लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है ये किस वर्ष पारित किया गया, कि अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है ना। तो ये रहा आपका आज 14 अप्रैल का करंट अफेयर। इसके बाद 15 और 16 का करंट अफेयर भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाए। कुछ व्यस्तता रहती जिसकी वजह से डिले होता है, अदरवाइज डिले नहीं हो सकता किसी न किसी हाल में। फिर मैं सिंगल अपने तौर पे काम करता हूं, कोई टीम वर्क नहीं है, तो अभी तो जैसे कोशिश जारी है और जारी ही रहेगी आगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, सेशन अच्छा लगता है जरूर लाइक शेयर कमेंट करिए, धन्यवाद।